Hello students, today's topic of discussion is work, energy and power. So the chapter name is work, energy and power. Okay, so these are the basic three things and we will discuss about it one by one. वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे. हिंदी में इसको बोलते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति. ठीक है, वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ नीट, जेई, सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर ओलंपियाड एग्जाम्स. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद वर्क. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्क क्या चीज़ है. वर्क, कार्य. तो वर्क तो आपने सुना ही होगा, लाइफ में बहुत बार सुनने को मिलता है ना, कि तुम इसको मैं हटा दूँ रास्ते से जी. तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, काम ही क्या करते हो तुम, किया क्या है तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है. तो वो जो है ना, वो वर्क है, उसकी हम लोग बात करते हैं, वो वर्क है. सो देखो, वर्क तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ. अब ये दीवार है, तो दीवार पे मैंने जितना भी जोर लगाया, ये दीवार तो कहीं पीछे नहीं गई, तो क्या वर्क हुआ. जिम में पुशअप्स करते हैं तो पुशअप्स ऐसे दीवार पे, ऐसे मतलब ज़मीन पे लेटते हैं, दे स्टार्ट डूइंग पुशअप्स. उस पर ज़मीन पे जोर लगाते हैं, तो क्या 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे आ जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारे कंपनीज़ में बहुत सारे लोगों को नौकरी इस बात पे मिलती है कि आप सोचो कंपनी कैसे और ज़्यादा पैसा कमा सकती है, हाउ वी कैन अर्न गुड. ओके, बहुत सारे सीईओज़ का ये काम होता है. बहुत लोग होते हैं जो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, बस फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके वो अच्छा पैसा कमाते हैं, मतलब दे हैव दिस काइंड ऑफ जॉब. सो डू दे हैव एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? क्या वो इस काम के दौरान कहीं अपनी जगह से इधर से उधर जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते. तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कोई वर्क नहीं हुआ. तो क्या कंपनी के मालिक उन्हें कह सकते हैं कि आपको किसी बात का पैसा नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि आपने तो वर्क किया ही नहीं. काम का पैसा मिलता है ना, तो काम तो किया ही नहीं. तो ये सब बकवास मैं इसलिए कर रहा था ताकि आपको बताया जा सके कि इन फिजिक्स वी डील विद मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, यांत्रिक कार्य की बात कर रहे हैं. तो इसलिए हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. जिस चीज़ पे जोर लगाओ वो चीज़ आगे चलनी चाहिए, उसका वर्क की हम लोग बात करते हैं. तो वी एक्चुअली डील विद मैकेनिकल वर्क. सो व्हाट इज वर्क? लेट मी गिव यू द बेस्ट डेफिनेशन. सो इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, okay, you applying force on an object and then the object displaced in some particular direction, okay, then work will be done. So work in mechanical work or in physics, work will be done if and only if you are applying force and you are having displacement. Displacement होना चाहिए. किसी चीज़ पे जोर लगाओ तो जोर लगाने के बाद में वो चीज़ चलनी चाहिए, तो वो चलेगी. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क कहलाएगा. तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फोर्स वर्क करवाता है. फोर्स का वो कंपोनेंट ले लीजिए, वो छोटा सा हिस्सा ले लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है. जैसे मान लीजिए कि मैंने जोर किसी बॉडी पे ऐसे लगाया नीचे की तरफ, पर अगर वो जरा सा भी आगे गई, तो मैंने अगर ऐसे फोर्स लगाया है तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक वो हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हुआ है, जिस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है, वो जिस डायरेक्शन में गई है, उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट आप मल्टीप्लाई कीजिए. सो दैट विल बी द रियल डेफिनेशन ऑफ वर्क. मैं इसको साइलेंट मोड पे कर देता हूँ जी. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप फोर्स का ही कंपोनेंट देखें, आप डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट देख सकते हैं. तो कुल मिला के 3 चीज़ें देखनी होती है: फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में बनने वाला एंगल. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में बनने वाला एंगल. तो देखिए, द बेस्ट डेफिनेशन जो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, दैट इज W इज इक्वल टू FS cos थीटा. ठीक है, जिसे हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू F.S. ठीक है, तो वर्क क्या हुआ? वेक्टर हुआ या स्केलर हुआ? भाई इसको वायर को थोड़ा सीधा कर देते हैं जी. वर्क क्या हुआ? वेक्टर हुआ कि स्केलर हुआ? सोच के जवाब दीजिएगा. 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा जो है, आप उनके बीच में एंगल लेते हैं. तो ये एंगल किसी भी तरफ से लिया जा सकता है. अगर मान लीजिए कि आपने किसी ब्लॉक पे इस तरह से फोर्स लगाया, आपने कहा कि जी फोर्स तो मैं लगाऊंगा, सपोज मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, और आपको पता है कि भी ये एंगल थीटा बन रहा है. फोर्स लगाने के बाद में ये जो बॉडी है, ये जो भाई साहब है, इनको धक्का लगते ही ये थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे. ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ इस बॉडी पे फोर्स लगाया और ये बॉडी जो है थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गई. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ के दोनों के सेंटर के बीच में फर्क देख लीजिए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क? कार्य कैसे बताएंगे? क्या FS बताएंगे या FS cos थीटा बताएंगे? आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है, तो ये S है. अगर ये S है तो इसका कौन सा कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में है? S cos थीटा. तो चाहे तो F इंटू S cos थीटा भी लिख सकते हैं.
या फिर और भी आसान तरीका है, फोर्स का वो कंपोनेंट यानी कि फोर्स का वो हिस्सा ले लो जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो अगर ये फोर्स है तो इसका कौन सा कंपोनेंट इधर है, एफ कॉस थीटा, यू नो दिस इज द कंप्लीट फोर्स, इसका कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा एस के डायरेक्शन में है तो एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख दो, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस भी वही बात है ना। कहीं फिसलने वाली अगर कोई जगह होती है जहाँ पे आपको स्लिप करना है तो आप जब तक परपेंडिकुलर पैर रखेंगे आप स्लिप नहीं करेंगे। स्लिप पता कब करते हैं, जब पैर आप थोड़ा सा ऐसा रख देते हैं, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा पैर रखिए तो बिल्कुल स्लिप नहीं होंगे। परपेंडिकुलर जरा सा आपने यूं फोर्स लगाया तो ऐसे फोर्स लगाते ही एक कंपोनेंट आपको इधर ले जाता है तो आपका पैर स्लिप कर जाता है, स्किड कर जाता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन आना चाहिए। तो खैर ये हमने पढ़ा वर्क, मैकेनिकल वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्क की अगर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये स्केलर है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपके इसके बारे में पता होनी चाहिए वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर को ही हम लोग एक महान साइंटिस्ट के नाम पे श्री श्री 1008 जूल साहब, तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है SI यूनिट जूल होती है, वैसे न्यूटन मीटर भी उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप डायमेंशंस इसकी देखना चाहें तो जूल, देखिए न्यूटन मीटर तो फोर्स के साथ मीटर और मल्टीप्लाई है तो ये हो जाता है m1L2T-2, ठीक है। अच्छा, m1L2T-2। अब आपको कोई कहे कि भाई CGS यूनिट क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, MKS तो मैंने आपके सामने लिख दी है। CGS यूनिट जो होती है, CGS यूनिट इसकी होती है अर्ग, ERG, ठीक है। अब इसको अर्ग में अगर कन्वर्ट करें तो देखिए किलोग्राम को ग्राम में करोगे तो 1000 आ जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 आ जाएगा, और मीटर की स्क्वायर है ना, तो 1000 इसके लिए आएगा। ये मीटर सेंटीमीटर में 100 होता है पर 100 की भी स्क्वायर है, तो यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 मिलके 10 की पावर 7 होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। बहुत ही बेसिक सी जानकारी जो मैंने आपको इसके बारे में दी है वो ये है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की। सबसे पहले जो है वर्क डन में हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ेंगे, फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, फिर ग्राफ उस पर एनर्जी पे हम मूव कर जाएंगे। तो बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कौन सा होता है? एज द नेम इंडिकेट्स, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो कि बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट जो कि बदल नहीं रहा है, ये लो, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स क्यों है एक बात बताइए। इसको ऊपर फेंका मैंने, स्मॉल जी, देखिए इफ देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है तभी तो फोर्स लग रहा है ना। तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू तो वही है। मास में कोई फर्क पड़ा क्या? अभी ये इसकी हाइट और ये लेंथ और इसकी डायमेंशन जो है वापस आने के बाद भी ये तो वैसा ही है, कहीं पे ये मोटा पतला तो नहीं हो गया। इसका मतलब मास भी वही है, जी की वैल्यू भी वही है, तो इसका मतलब कि ये फोर्स क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। हालांकि डिटेल्ड स्टडी अगर आप करेंगे तो स्मॉल जी वैरीज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट। अगर आप हाइट बढ़ाते हैं, डेप्थ बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस, और स्मॉल जी में अगर चेंज होता है तो ऑब्वियसली फोर्स विल बी चेंज। सो फॉर बिग हाइट्स दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है। पर छोटी हाइट्स के लिए हम लोग इसको कांस्टेंट मान सकते हैं बिकॉज वी कंसिडर जी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स के लिए आपको करना क्या है? देखो, ऐसा फोर्स ले लीजिए जो चेंज नहीं हो रहा है। अब चेंज नहीं हो रहा है तो देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ। मैंने कहा जी आप इस तरह कोई वर्क लग रहा है और मैंने कहा जी इधर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट लेने के बाद में मैंने कहा कि ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है इस तरफ से, यू कैन जस्ट टेक इट एज लाइक वट एवर यू कैन से लाइक 60 डिग्री, ये आप ले लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपने ले लिया यहाँ पे 5 मीटर लगभग। बहुत आसान सा एग्जाम्पल, बहुत आसान सा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है ये फोर्स लगाने के बाद में यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पहुँच गया तो वर्क की डेफिनेशन क्या है जी? वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि फोर्स देखो 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि 5 इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है जी? 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री। वैसे 10 कॉस 60 इस डायरेक्शन में आ रहा है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 1/2, कॉस 60 1/2 ही होता है। तो ये हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 25 जूल, 25 जूल जो है वो इसमें वर्क होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे मैं पूछूं, मैंने कहा कि भाई इसमें तो चलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था, ये इतना लग गया। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैंने कहा कि भाई हाँ मुझे बताइए कि इस बार मैंने किसी ब्लॉक को जो कि मान लीजिए 5 किलोग्राम है, और इस ब्लॉक को मैंने यहाँ से यहाँ तक खिसकाया
और मैंने कहा कि जी ये 5 किलोग्राम अब यहाँ आ गया है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये 5 किलोग्राम धक्का लगने के बाद यहाँ आ गया है। ये है 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हाँ, तो अगर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे ज़रा ये बताइए बच्चों कि इस बार जो फोर्स लगा वो फोर्स है इस पे इस डायरेक्शन में गया है, तो फोर्स कितना है जी, मान लीजिए कुछ भी आप मान लीजिए 10 न्यूटन है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे है म्यू इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेट करिए। सबसे पहले बताइए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, सेकंड बताइए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा, थर्ड बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, और फोर्थ बताइए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन। देखिए एक बात हमेशा दिमाग में रखना बच्चों, एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि वर्क जो है वो कौन सा फोर्स कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कूली है, कूली ने सामान उठाया, कूली ने सामान ऐसे उठाया और उस कूली को आप सिर पे आप लेके घूम रहे हो, है ना। कूली को आपने कहा कि ले भैया सामान उठा, कूली ने सामान उठा लिया, फिर आपने कहा नहीं और बैग उठाओ, अब उसने उठा लिया, उसको पैसे की ज़रूरत है, मेहनती होते हैं कूली हमारे, तो बहुत सारा वजन उठा लिया। अब वजन उठा लिया, अब आपने कहा कि चलो प्लेटफॉर्म के बाहर तक छोड़ गया हमको, अब वो एग्जिट गेट पे आया, एग्जिट गेट पे कूली ने सारा सामान नीचे रखा, तो आपने क्या बोला उसको, आपने बोला हाँ तो भैया बताओ जरा वर्क डन कितना है, काम के ही पैसे लेते हो। उसने बोला हाँ, बोला कि आपका वर्क डन तो 0 है। बोले 0 क्यों? बोले आप एक बात बताइए, आपने जितना वजन अपने सिर पे रखा, जितना वजन अपने सर पे रखा, तो वजन सिर पे रखने के बाद में यहाँ पे देखो, वजन जब कूली भाई साहब ने अपने सिर पे रखा तो बैग पे बैग जो आपने उस पर टांग दिए, इस पर फोर्स कहाँ बढ़ता गया? नीचे। अरे मास बढ़ता गया ना, वेट बढ़ता गया, तो जी की वैल्यू लगती गई, तो उसका वजन बेचारे का वो तो दबता गया जमीन के अंदर। उसके बाद आपने कहा कि चलो अब प्लेटफॉर्म पे चाहे वो इधर चले चाहे इधर चले, सिंपल सी बात है, अगर फोर्स बेटे नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, अब आप कूली को चाहे इधर चलवाओ, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलवाओ, चाहे उससे लाइनें क्रॉस करो, कुछ भी करो, मतलब कहने मतलब कि कैसे भी आप उसको लेके जाओ, एंगल विल बी 90 डिग्री। तो आपने उससे बोला कि हाँ जी आपका वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो आपका वर्क डन 0 है। और ये कह के आपने कूली को पैसे देने से मना कर दिया। अब बताइए कूली को पैसे देने से मना किया तो क्या कूली भाई साहब मान जाएंगे क्या? आपको लगता है? वैसे तो बहुत गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, पर क्या है कि हो सकता है कि आजकल कूलियों में भी फिजिक्स पढ़ रखी है, तो वो आपको बोलेंगे कि सर आपने जो मुझे पैसे दे रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के नहीं दे रहे हैं, आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दे रहे हैं। जितना ज़्यादा वजन उतनी ही ज़्यादा उनकी चप्पलें और जूते घस जाएंगे। क्यों घिसने के चांस क्यों हैं? क्योंकि जितना वजन उतना ही ज़्यादा पैर जमीन में दबेंगे, उतना ही चलने में उनको दिक्कत आएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और उन्हें फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, इस बात का पैसा उन्हें मिलता है, वजन उठाने का नहीं। क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल वजन, वेट बोलूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, वजन से फ्रिक्शनल फोर्स पे फर्क पड़ा, फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया उसके अगेंस्ट उनको काम करना पड़ा, तो ज़्यादा मेहनत लगी तो वर्क डन काउंट हो गया, ठीक है। बट हाँ, वर्क डन विद ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वाज 0, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वाज 0। इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप इसका सॉल्यूशन करो, मैं इसको मिटा देता हूँ साइड में जी। 1 बाय 1 देखो, बताओ। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया मैंने, सो जी। तो देखो अपने को कैसे करना है। सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों ये बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? वेट तो इसका नीचे है ना, mg, m यानी कि 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये 50 जो न्यूटन है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर है 10 न्यूटन, 50 न्यूटन इज डाउनवर्ड, 10 न्यूटन इज हियर, सो दिस इज एंगल 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो ऊपर लगता है हमेशा, उसी ने तो बैलेंस किया हुआ है, 5 किलोग्राम में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी इसी डायरेक्शन में, तो फिर क्या लिखोगे? नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90। अरे 90 डिग्री में तो फिर से 0 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स दोनों 0 है इस केस में, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इधर है, तो आप कैसे लिखेंगे? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी? 10 मीटर। चलो 10 इंटू 10 इंटू कॉस, अब ध्यान से देखना फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो कितना आ रहा है? कॉस 0। तो कॉस 0 कितना होता है? 1, तो 10 इंटू 10 100, 100 जूल, 100 जूल लग रहा है,
ठीक है ना, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट, 10 इंटू 10 100, ठीक है। फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, ये वो फोर्स होता है जो वर्क को अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगेगी इस तरफ, रोकने को, भाई अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, तो इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, म्यू इक्वल टू 0.2 है। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहले तो निकाल लो। तो भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता है म्यू एन, है ना, आपको यहाँ तक नज़र तो आ रहा होगा ना कैमरा में, लेट मी चेक दिस, हाँ लगभग आ रहा है, फिर मैं साइड में लिखता हूँ। तो अब आपको बताना है व्हाट विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा जी 0.2 इंटू नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना, एम को बैलेंस कर रखा है, तो ये होता है म्यू एम जी, एम है 5 इंटू 10 50, तो ये हो गया 50। तो ये कितना हो गया जी, पॉइंट हटा दीजिए, 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 10, 10 आ गया ना, बाकी आप पॉइंट आप हटा के आप इसको कर दीजिए 5, ये आ जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमारे पास बिल्कुल बराबर आया। अब आप बोल सकते हैं सर ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, चलेगा कि नहीं चलेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, अरे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, जितना लगा है 10 न्यूटन के बाद ही ये चलेगा, तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि चलेगा। और यानी लिमिटिंग उस पर आ चुका है, ये लिमिटिंग से थोड़ा सा आगे मान, पॉइंटों में मान लीजिए यार, नहीं तो आप जी की वैल्यू को 9.8 कर दीजिए, फिर मेरी बात मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर मैं कहूँगा जी 10 इधर है, 10 इस साइड में है, तो व्हाट वी विल राइट 10 इंटू 10। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, 10 डिस्प्लेसमेंट इधर है, सो 10 इंटू 10 इंटू कॉस 180। देखो ये इधर लग रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, तो ये आ जाएगा कॉस 180। कॉस 180 लेने के बाद में क्या हो जाएगा जी, -1, कॉस 180 -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 100 जूल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस तरह से एक ब्लॉक है और यहाँ पे आप एंगल ले लीजिए, यहाँ थीटा है और यहाँ पे रखा है मास, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस वाले केस में ये मास जो है यहाँ से चलते चलते एल लेंथ कवर करके यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एम जो है वो यूँ लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इसको किसने बैलेंस किया है जी, नॉर्मल ने, ठीक है। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा जो रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, एम जी कॉस थीटा इधर है तो एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे लेके आ रहा है, एम जी साइन थीटा। तो अगर मैं बात करूं कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो एम जी साइन थीटा जो है वो तो इसको लेके आ रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू एल, और दोनों सेम डायरेक्शन में, एम जी साइन थीटा इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो कॉस 0 यानी कि 1, तो आ जाएगा एम जी एल साइन थीटा। अच्छा, इसमें मैं आपसे बोलूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, तो बेटा नॉर्मल फिर इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, cos 90 0। वर्क डन बाय एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, cos 90 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन में आप खुद देखिए कि भाई फ्रिक्शन जो है वो तो इस साइड में लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो है म्यू एन, और एन होता है एम जी कॉस थीटा, म्यू एन होता है ना, तो एन जो है उसको किसने किया, एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट है एल, और कॉस 180 क्योंकि इसकी डायरेक्शन फ्रिक्शन की इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस म्यू एम जी एल कॉस, सॉरी कितना हो जाएगा ये, माइनस म्यू एम जी एल कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 180 की जगह -1 लिख दिया। तो इस तरह से आप इसमें सॉल्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों। हम और भी कुछ इसमें आसान सी बातें कर सकते हैं, कुछ आपको मतलब वेक्टर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।